हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 के भूगोल प्रश्न पत्र की प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें से हम लोगों ने इसके 2 वीडियोस बना लिए हैं। लगभग 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज हम लोगों का तीसरा वीडियो होगा जिसमें 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ और श्रृंखला बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा और ऐसी आशा है कि एग्ज़ाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, यानी उपयोगी होगा निश्चित तौर से। आइए दोस्तों, अपने समय का उपयोग करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोविजेरिना पंख की अधिकता किस महासागर में मिलती है। ठीक है, तो ये एक तरह का कीचड़ होता है। ग्लोविजेरिना पंख की उत्पत्ति जो है ये मूल रूप से बनती है चूनायुक्त जैविक चूनायुक्त जो जीव हैं उनके अस्थि पंजरों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, किससे निर्माण होता है दोस्तों? इसका निर्माण मूल रूप से किससे होता है कि जो चूनायुक्त जो जीव होते हैं उनके जो है अस्थियों से मिलकर के बनता है। ये आपका जो शब्द है ग्लोविजेरिना, ये पंख जो है ये कहाँ मिलता है आपको? मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो पंख की अधिकता पाई जाती है ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि लगभग 3 से 4 हज़ार की मीटर की गहराई की जो फैदम की गहराई में समुद्री जो डिस्टेंस नापी जाती है दोस्तों, वो फैदम में, समुद्र की गहराई जो है वो नापी जाती है वो फैदम में, और दूरी जो नापी जाती है वो समुद्री मील में नापी जाती है। तो समुद्री मील की जो एक दूरी होती है 1.8 किलोमीटर बराबर जो है 1 मील होता है समुद्री मील। ठीक है, और स्थलीय मील होता है 1.6 है ना, 1.6 मीटर के होता है, यानी 1600 लगभग करीब में मीटर, 1600 मीटर बराबर वहाँ पर 1 मील बनता है स्थलीय सीमा में, और समुद्री सीमा में लगभग 1800 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, उसी तरह से गहराई जो नापी जाती है दोस्तों वो किस में नापी जाती है? आपकी फैदम में नापी जाती है। तो लगभग 3 से 4 हज़ार फैदम की गहराई में चूनायुक्त जीवों की अस्थियों से निर्मित जो है जो कचड़े बनते हैं, ग्लोविजेरिना जिसे पंख के नाम से जाना जाता है, ये पाया जाता है। ठीक है, ओके। और इसकी जो दूरी है जिस पंख की लगभग करीब में 1295 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है प्रशांत महासागर का। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपका एक तरह से कहिए कवर करता है ये क्षेत्र। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए था मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रवालों के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापमान होना चाहिए। तो इसके लिए जो अनुकूल तापमान होना चाहिए वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान होना चाहिए दोस्तों। 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान जब रहेगा तो ये जो है शैवालों के उत्पादन के लिए प्रवाल के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय जिसे जो आपके प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो उष्णकटिबंधीय सागरों में ही पाई जाती हैं। ये बात ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और 20 से 30 डिग्री तापमान की इसके लिए जीवित रहने के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो 20 डिग्री तापमान में अनुकूल स्थिति बन पाती है इसकी जीवन के प्रवालों के लिए। जैवमंडल शब्द का सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? तो जैवमंडल शब्द का जो सबसे व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग करने वाले जो थे वर्नाडस्की महोदय थे। इसके वर्नाडस्की करके है, वर्नाडस्की है आपके। ठीक है, ये महोदय हैं आपके। ठीक है, तो इतनी आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर जो प्रयोग किया गया था वो वर्नाडस्की महोदय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हम आपका है, विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? तो देखिए, पादपों में भिन्न भिन्न तरह के अंश पाए जाते हैं पादपों की संरचना के आधार पर। मूल रूप से देखेंगे 60% से लेकर के 98% तक मतलब पौधों में जल की अधिक उपस्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। 60 से लेकर के 98% तक कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो कि उसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, लगभग 98% मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल उपस्थित होते हैं? तो देख लीजिए, खनिज पदार्थों की अधिकतर जो उपस्थिति होती है वो लगभग 40 से 45% होती है और जल जो है 25%। ठीक है, जल जो है 25%। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक बात जान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोग दोस्तों, कि किसी भी जो है मृदा में वो ह्यूमस की जो मात्रा पाई जाती है, इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ जो होता है, इसके में जो है 10 से 15% ये पाया जाता है आपको। ठीक है, ये इसकी की उपस्थिति पाई जाती है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 10% ही। ठीक है, ये स्थिति पाई जाती है। उसके अलावा जो आपका है वो खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ जो कि आपको प्रश्न में था, खनिज पदार्थ जो है, खनिज पदार्थ की उपस्थिति 40 से 45% पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको जल जो है वो जल लगभग 25% पाया जाता है और वायु भी जो है वो 25% के आसपास ही पाई जाती है। तो ये कुल टोटल विस्तार इसका रहता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जीवों में सम्मिलित है, जीवों में क्या सम्मिलित किया जाता है दोस्तों? तो जीवों में आपका जान लीजिए प्राणी और वनस्पतियाँ दोनों सम्मिलित की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्राणी समुदाय, मृदा का जलवायु, प्राणी और वनस्पति, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय क्रियाकलापों से सबसे अधिक जीवन प्रभावित होता है। कहाँ का जीवन मानव जो है गतिविधियों में सबसे ज़्यादा कहाँ का जीवन प्रभावित होगा दोस्तों? तो ये होगा मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जो होंगे, ये सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होते हैं। इन घासों में जो है एक तरह से कहिए, ये जो विश्व की जो भूमियाँ होती हैं वो भोजन का भंडार कहलाती हैं, या यानी ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य अक्षांशीय जो आपकी जो जलवायु पाई जाती है, अधिकतर जीवाश्म प्रभावित करने वाले हैं क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलापों से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो मध्य अक्षांशीय घास वाले क्षेत्र पाए जाते हैं जो होते हैं वहाँ पर ही होता है। प्रेरी घास के मैदान में बड़े पैमाने पर ये, तो प्रेरी घास के मैदान वगैरह के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो मूल रूप से यही रहते हैं। अमेरिका का प्रेरी घास का मैदान है, वो बड़े पैमाने पर वहाँ पर ये जो स्थितियाँ बनती हैं, मानवीय क्रियाकलापों से सबसे अधिक प्रभावित जो होने वाला जीवोम होता है वो मध्य अक्षांशीय घास के जो भूमियाँ हैं वही जीवोम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला है दोस्तों, प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय किसे जाता है? प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जो जाता है वो वलेस महोदय को जाता है दोस्तों, वलेस महोदय को जाता है। तो इतना इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने जो वलेस महोदय ने किया था प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जो है वलेस महोदय को मैंने भी आपको बताया जाता है। इन्होंने जो इसका विभाजन किया था 1876 में, 1876 ईस्वी में वलेस महोदय ने प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी के अंतर्गत आता है? तो आपको बता रहा है न्यूआर्कटिका, पेलिआर्कटिका और ओरिएंटल। तो ये ओरिएंटल जो होगा बेटा, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओरिएंटल, भारतीय उपमहाद्वीप जो है ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राणी भौगोलिक पर किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं, या सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौगोलिक वातावरण से संबंधित होते हैं, ये स्टेटमेंट जो आपका है वो संभववाद से रिलेटेड है दोस्तों, संभववाद से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपका 3 इज करेक्ट आंसर। किस विद्वान जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और संकेतक बतलाया है? ठीक है, तो ये आपके हैं हंटिंगटन महोदय ने जो बताया है, वो ये बताया है आपका हंटिंगटन महोदय। ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपको, जननांकी मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आपको द्वितीय अवस्था जो होती है, यहाँ पर आपका द्वितीय अवस्था जो होती है इसमें क्या हो जाता है
कि मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं जब होगा तो ये स्थिति बन जाएगी आपको। सामान्यतः जन्म दर जो है 40 से 50 प्रति हज़ार तथा मृत्यु जो है 15 से 20 प्रति हज़ार के बीच में रहती है, ये जो द्वितीय अवस्था रहती है। तो इस तरह से आप इसका अब आकलन कर सकते हैं। और इसमें जन्म दर जो है आपका जानते ही हैं कि इसमें कहा है ना, मृत्यु में कमी यानी मृत्यु दर में कमी जन्म दर में वृद्धि, तो यही होता है इसमें। जन्म दर उच्च होता है, मृत्यु दर कम होती है, तो द्वितीय अवस्था ही होती है दोस्तों। अगला है, वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? प्रथम मानव का आगमन जो है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ था दोस्तों। तो प्लीस्टोसीन काल ऑप्शन बी है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रहा है प्रजाति दोस्तों दे रहा है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रहा है। ठीक है, कौन सी प्रजाति कौन से क्षेत्र? तो आप पहला जो दे रहा है यहाँ पर आपको जाकुन मलेशिया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद में बोनटोक के बारे में बता रहा है, जो कि फिलीपींस कह रहा है। नहीं दोस्तों, ये फिलीपींस नहीं होगा, ये अफ्रीका होगा, ये अफ्रीका होगा। ठीक है, इसके बाद में खमेर जो बता रहा है कंबोडिया, ये करेक्ट आंसर है। मोन जो कह रहा है, मोन जो जनजातियाँ पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं इंडोनेशिया में आपके पाई जाती हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर केवल बोनटोक जो जनजाति बता रहा है फिलीपींस, जो कि नहीं अफ्रीका के क्षेत्र है, अफ्रीका में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, विश्व के संपूर्ण धरातल के क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो कुल टोटल जो आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो 11% क्षेत्र लगभग करीब में विश्व का पड़ता है दोस्त, जो कृषि योग्य रहता है। बाकी जो है पर्वत पहाड़ और दलदली भूमि इस तरह के क्षेत्रों से, पठारी भूमियों से है, जहाँ से संबंधित है, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, मतलब कृषि नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा जीव क्षेत्र जिसकी उत्पत्ति ऋतु सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये कौन सी उत्पत्ति ऋतु है जो कि सबसे छोटी होती है? तो इसमें दे रहा है सवाना है, चपराल है, टैगा है, टुंड्रा है। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, ये जो जलवायु आपकी बनेगी वो टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो बनेगी ये यही आपकी बनेगी टुंड्रा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए, टुंड्रा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बंजर भूमि। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र क्यों बंजर होता है, टुंड्रा वाला क्षेत्र? चूँकि ये पड़ता है ध्रुवीय क्षेत्र में, और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या सूर्यातप भी यहाँ पर कम मिलता है, और सूर्यातप के और सूर्य उष्मा भी कम मिलती है। सूर्यातप आप कहिए या सूर्य का प्रकाश कहिए, सूर्यातप यानी कि एक तरह से कहिए गर्मी, और उसके बाद में प्रकाश ये दोनों नहीं मिलता वहाँ पे। ठीक है, उस क्षेत्र में या कम से कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो इस स्थिति में वो वनस्पतियाँ जो है वहाँ पर पनप नहीं पाती हैं, उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर चौथा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, ये किसका स्टेटमेंट है? जिम्मरमैन और मिचेल का स्टेटमेंट है दोस्तों, जिम्मरमैन और मिचेल का स्टेटमेंट ये आपका है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। और जिम्मरमैन की जो कृति है वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इनमें ही इन्होंने इस बात के बारे में बताया है, और इन्होंने कहा है कि पदार्थ का घोतक नहीं है, वरन उन कार्यों को इंगित करता है जो कि वस्तु या तत्व के द्वारा संपादित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है? विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की क्रिया बहुत तेज होती है? तो निश्चित तौर से आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो क्षेत्र होता है, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में ही क्या होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा अपक्षालन की क्रिया बहुत बड़ी मात्रा में होगी, बड़ी तीव्र होगी, या जल्दी होगी, या जल्दी से अपक्षालन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? तो पौधों की उपज के लिए तो मृदा के बारे में आपको मालूम है कि दोमट मिट्टी जो होती है सबसे उपयोगी मिट्टी होती है, तो दोमट मिट्टी हो जाएगी यहाँ पर आपको। लैटेराइट मिट्टी जो है
मूसलाधार वर्षा के कारण से निच्छालन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है लैटेराइट मृदा वगैरह, जो कि केरला वगैरह के तटों में लाल मृदा लैटेराइट मृदा देख रहे हैं कि जो कि बलुनी मृदा के रूप में होती है, ईंट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो वो तो भारतीय निच्छालन वाली मृदा होती है। यहाँ पौधों की उपज की बात जो कह रहे हैं तो इसमें आपको दोमट मिट्टी की बात हो जाएगी, जिसका pH मान जो आप जानते हैं 6 से, आप जानते हैं कि किसी भी पौधे को मतलब अच्छा विकास करने के लिए उसका pH मान 6 से लेकर के 7.5 के मध्य होना चाहिए। ये pH मान होना चाहिए, तब जा कर के कोई अनुकूल स्थिति में उत्पादित कर पाएगा। अपने आप में अच्छी वनस्पतियों का उत्पादन तभी हो पाएगा उस मृदा में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किए जाने वाले चावल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चावल को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चावल का जो नाम है वो इंडिका है दोस्तों। तो यहाँ पर अमन दे रहा है, औस दे रहा है इंडिका, इंडिया होगा यहाँ पर, इंडिया चावल नहीं होगा, इंडिका होगा दोस्तों, इंडिका होगा दोस्तों। ये इंडिया लिखा है यहाँ पे, थोड़ी त्रुटि हो गई, क्षमा चाहेंगे, इंडिका होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत में जानते हैं चावल की 3 किस्में बोई जाती हैं, एक तो शीतकाल में, एक शरद काल में, दूसरी ग्रीष्मकाल में। तो जान लीजिए आप कि भारत में जो शीतकालीन फसलें बोई जाती हैं वो अमन के नाम से जानी जाती हैं, अमन के नाम से जानी जाती हैं। और ये शीतकालीन है, कब है? शीतकालीन। ठीक है, शीतकालीन जो धान की फसलें बोई जाती हैं वो अमन कहलाती हैं, और शरद काल में जो बोई जाती हैं उनका नाम है आपको ओस। कब बोई जाती हैं? शरद काल में। ठीक है, और इसके अलावा जो बोई जाती है बोरो, ये बोई जाती है कहाँ पर बोई जाती है, किस सीजन में बोई जाती है बोरो? ये आपकी ग्रीष्मकालीन फसल है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ग्रीष्मकालीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों। भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है दोस्तों? तो अरेबिका प्रकार की कहवा भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अरेबिका किस्म की कहवा जो है। और एक चीज़ और भी जान लीजिए, भारत में 2 तरह के अरेबिका और रोबस्टा प्रकार की कहवा की किस्में जो है उत्पादित की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रथम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र, ऊंचाई वाले भागों में 55 से 60% क्षेत्र जो पाया जाता है इसका, और रोबस्टा का क्षेत्र जो होता है वो निचले भागों में पाया जाता है, उत्पादित किया जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग करीब में कुल टोटल अगर भारत के 100% क्षेत्र की बात करें तो लगभग 40% हिस्से में आपका कौन सा बोया जाता है? रोबस्टा प्रकार का। तो अरेबिका सबसे ज़्यादा होता है, तो अरेबिका आपका आंसर है। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण और प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दोस्तों? ये क्या कह रहा है? औसत डिग्री टेम्परेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देख लीजिए, जब पौधे बोए जाते हैं, ध्यान समझिएगा, जब बोए जाते हैं गेहूं फसल तब डिग्री होनी चाहिए 10 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जब रहेगा तो उसके लिए अनुकूल स्थितियां बनती हैं। ठीक है, 10 से 15 डिग्री के मध्य होना चाहिए, ध्यान रहे आपको, 10 से 15 डिग्री के आसपास। कौन से समय? बोते समय। और जब ये पकने लगेगा दोस्तों, यानी गेहूं जब पकने लगे वर्धन के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए, विकास के लिए 15 डिग्री के आसपास, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 डिग्री के आसपास का होना चाहिए। और पकते समय दोस्तों यह टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री, मार्च के महीने में आप देखते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पकने के लिए। तो बोते समय 10 से 15% या कम से औसतन 10% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी प्रतिशत ना कहिए, 10 डिग्री सेल्सियस कहिए आप, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और इसको विकास करने के लिए लगभग 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और जब पक जाए फसल तो लगभग 20 से 25 डिग्री का सेल्सियस पकने के लिए इसको आवश्यक होता है। तो विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है? तो आपका हवाई क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों साल भर जो है आपका हवाई द्वीप वाला जो क्षेत्र है, साल भर यहाँ पर कारखानों को गन्ना प्राप्त किया जा सकता है या प्रदान किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? इसमें से क्षेत्र पूछा है जहाँ पे चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो सिकियांग घाटी है, कैंडी बेसिन है, नीलगिरी है, कोस्टारिका है। तो कोस्टारिका का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये चाय उत्पादन कोस्टारिका में नहीं होता है। यहाँ मुख्य रूप से क्या है? कोकोआ,
कोस्टारिका में कोकोआ, कोकोआ चॉकलेट का नाम सुने होंगे ना भाई, वो कोकोआ इसी पड़ता है ये। उसके लिए ना चॉकलेटी स्वभाव सुधापन लाने के लिए, खारा एक तरह से कड़वापन लाने के लिए ये जो कोकोआ ही डाला जाता है। बाकी ये सब चाय वाले बेसिन है दोस्तों, यहाँ चाय मिलती है। अगला क्वेश्चन है उलांग किस किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो उलांग किस्म की चाय का उत्पादन ताइवान वाले क्षेत्रों में किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न देशों में से कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना है दोस्तों। सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक अर्जेंटीना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन निर्यात करता रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र जो होता है वो लीड्स है दोस्तों। तो लीड्स देखिए ऑप्शन में बी ऑप्शन है, यानी दूसरे नंबर पे है, तो करेक्ट हो जाएगा लीड्स आपका। अगला है दोस्तों फुसुन नगर के बारे में कह रहा है। फुसुन नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? फुसुन नगर में? तो इसमें अगर बात कर रहा है इस्पात उद्योग की बात कर रहा है, तेल शोधन के बारे में बात कर रहा है, कोयला उपयोग खनन के बारे में कह रहा है, या उद्योग के बारे में कह रहा है, तो ये सभी होता है दोस्तों। यहाँ पर फुसुन जो है ये काफ़ी फेमस प्लेस पड़ता है आपका चीन का मंचूरिया मैदानी जो क्षेत्र है उसमें जो है एक तरह से कहिए कि मुकदेन त्रिभुज के प्रमुख शहर के अंतर्गत ही आपका ये आता है। तो एक तरह से इतना ही आप इसमें ध्यान रखिए कि चीन के मंचूरिया मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ वो उस क्षेत्र में पड़ता है आपका फुसुन स्थित क्षेत्र है, जो कि लौह इस्पात के लिए भी फेमस है, तेल शोधन की शाला भी है और कोयला खनन के लिए भी है। तो सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात को। और लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश है, किस उद्योग के विकास को उद्योग के रूप में जाना जाता है? ये इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है क्या? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है जहाज, एक क्वेश्चन और भी है दोस्तों, सॉरी ये सेकंड लास्ट है। तो पहला क्वेश्चन आपका है जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश है, ये यहीं तक होना चाहिए दोस्तों। इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हो जा रहा है, 2 क्वेश्चन ऐड है, ये आपका ये क्षेत्र आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? तो जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश आपका जापान पड़ता है। ठीक है, जो ऑप्शन ब्रिटेन, रूस और नीदरलैंड से ज़्यादा है जहाज निर्माण जापान में होता है। अगला है विश्व में पेट्रो रसायन उर्वरकों उद्योगों में सर्वप्रथम क्या है? उद्योगों में सर्वप्रथम क्या है? तो विश्व में पेट्रो रसायन उद्योगों में सर्वप्रथम जो आपका स्थान रखेगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका रखेगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है विश्व में पेट्रो रसायन उद्योगों में सर्वप्रथम है, तो यहाँ पर देखिए पेट्रो रसायन में यहाँ पे कंट्री होना चाहिए, तो ऑप्शन थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया दोस्तों, थोड़ा क्षमा चाहेंगे आपसे। इसमें होना चाहिए एक्चुअल में, ये ऑपरेटर साहब ने थोड़ी सी त्रुटि कर दी, इसमें होना चाहिए जापान, मतलब मैं देश का नाम लिख दे रहा हूँ जापान। दूसरे जगह पे आप लिख सकते हैं फ्रांस है, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए जो फेमस सबसे ज़्यादा क्षेत्र पड़ता है वो यूएसए का पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यूएसए वाला क्षेत्र। और बाकी से जो क्वेश्चन इसके बाद के हैं दोस्तों वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए, हमारे चैनल के साथ आप जुड़ते हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका स्नेह हम लोगों को मोटिवेट करता है और भी चीज़ों को अच्छे करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।